आज है 26 नवंबर बुधवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के अंक में हम बात करेंगे दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की फिर उठी आवाज़ और 5 साल पुराने उन वादों की जो अब तक अधूरे हैं। साथ ही नज़र डालेंगे निठारी कांड में आए अदालती फैसले के बाद पीड़ित परिवारों के उस दर्दनाक सवाल पर कि आखिर उनके बच्चों को किसने मारा। इसके अलावा दिल्ली के प्रदूषण का असर अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक कैसे पहुंच गया है और भारत सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर क्या आधिकारिक पुष्टि की है। इन तमाम अहम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं किसानों के मुद्दों से। विवादित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक दिल्ली चलो मार्च की 5वीं बरसी पर पंजाब भर से हजारों किसान एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में किसान केंद्र सरकार को उसके अधूरे वादों की याद दिलाने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें 9 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दिए गए लिखित आश्वासनों को पूरा न करने का मुद्दा उठाया गया है। एसकेएम, जिसमें लगभग 30 किसान संगठन शामिल हैं, ने भारी सुरक्षा के बीच सेक्टर 43 के दशहरा ग्राउंड में रैली की। किसानों का कहना है कि 5 साल पहले शुरू हुए उस ऐतिहासिक संघर्ष के बाद सरकार ने कानून तो वापस ले लिए थे, लेकिन एमएसपी पर कानूनी गारंटी, कर्ज माफी और लेबर कोड को रद्द करने जैसे वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। किसान नेताओं ने याद दिलाया कि उस आंदोलन में 736 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। एसकेएम ने मांग की है कि स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले जोड़ 50% के तहत सभी फसलों के लिए एमएसपी का कानून बनाया जाए। इसके अलावा बेमौसम बारिश और बाढ़ को देखते हुए फसलों में नमी की छूट सीमा बढ़ाने, गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल करने और किसानों व खेतीहर मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी की मांग भी रखी गई है। बिजली विधेयक 2025 को वापस लेने और मनरेगा के तहत 200 दिन का काम सुनिश्चित करने की बात भी ज्ञापन में कही गई है। अब रुख करते हैं एक ऐसे मामले की ओर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन आज पीड़ित परिवार न्याय के लिए तरस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निठारी कांड की। नोएडा के इस बहुचर्चित कांड के लगभग 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के आखिरी आरोपी सुरेंद्र कोली को भी बरी कर दिया है। इससे पहले मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर को भी सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया था। कोर्ट ने कोली को बरी करते हुए कहा कि उनका इकबालिया बयान यातना देकर लिया गया था। इस फैसले के बाद निठारी गांव में सन्नाटा और गुस्सा दोनों है। पीड़ितों के माता पिता का एक ही सवाल है, अगर पंधेर और कोली ने नहीं मारा, तो हमारे बच्चों को किसने मारा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जांच एजेंसियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जांच में लापरवाही बरती गई और पुलिस ने गरीब नौकर को फंसाकर आसान रास्ता चुना, जबकि अंग व्यापार जैसे पहलुओं की जांच ही नहीं की गई। अपनी 10 साल की बेटी को खोने वाली सुनीता कनौजिया कहती हैं कि अगर वे निर्दोष हैं तो 18 साल जेल में क्यों थे। वहीं इस मामले को उजागर करने में अहम भूमिका निभाने वाले झब्बू लाल कनौजिया इतने निराश हुए कि उन्होंने केस से जुड़े सारे कागजात जला दिए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि अब उनकी लड़ाई सरकार से है। फर्जी खबरों की दुनिया से भी एक अहम अपडेट है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वैद ने एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण का असर दिख रहा है और लोग बांग्लादेश सीमा की तरफ जा रहे हैं। हालांकि फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने इस दावे को गलत बताया है। जांच में पाया गया कि यह वीडियो बंगाल के नदिया जिले का है, जहां लोग माथाभांगा नदी में काली प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसे गलत संदर्भ में बांग्लादेशी घुसपैठ या पलायन से जोड़कर वायरल किया गया। राजनीति और व्यंग्य के बीच का टकराव एक बार फिर सामने आया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक नई मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। कामरा ने एक टी शर्ट पहने अपनी फोटो साझा की थी, जिसमें कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मजाक उड़ाया गया है। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी है। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार ऐसी पोस्ट को नजरअंदाज नहीं करेगी और पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि कामरा ने पहले पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया था और अब आरएसएस पर हमला किया है, जिसका जवाब दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी कामरा के शो के वेन्यू पर तोड़फोड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। दिल्ली की हवा का जहर अब सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक भी पहुंच गया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने बुधवार को टिप्पणी की कि दिल्ली के वायु प्रदूषण ने बाहर टहलना भी मुश्किल कर दिया है। उन्होंने बताया कि 55 मिनट की वॉक के बाद उन्हें काफ़ी बेचैनी महसूस हुई। ये चर्चा तब हुई जब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने खराब हवा का हवाला देकर सुनवाई से छूट मांगी। सीजेआई ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि वो बार एसोसिएशन से सलाह करके वर्चुअल सुनवाई शुरू करने पर विचार करेंगे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी कहा कि इस उम्र में ऐसी हवा में सांस लेना खतरनाक है। वकीलों ने सुझाव दिया कि प्रदूषण कम होने तक बुजुर्ग वकीलों को कोर्ट में भौतिक रूप से उपस्थित होने से छूट मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा खुलासा हुआ है जो भारतीय पेशेवरों से जुड़ा है। अमेरिका के एक पूर्व कांग्रेसमैन और अर्थशास्त्री डॉक्टर डेव ब्रेट ने H-1B वीज़ा कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि भारत के एक ही जिले से वीज़ा के लिए सालाना सीमा से दोगुने से भी अधिक आवेदन आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने 2024 में बड़ी संख्या में H-1B और H-4 वीज़ा प्रोसेस किए। ब्रेट ने आरोप लगाया कि यह कार्यक्रम औद्योगिक स्तर की धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा कि H-1B वीज़ा का 71% भारत से आता है, जबकि चीन से केवल 12%। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सीमा 85,000 वीज़ा की है, तो एक ही जिले को 2 लाख से ज़्यादा वीज़ा कैसे मिल सकते हैं? इससे पहले पूर्व राजनयिक महविश सिद्दीकी ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे कि कई आवेदनों में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल होता है। पड़ोसी मुल्कों से रिश्तों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों के बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं। खबर है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अगले महीने से सीधी उड़ानें शुरू होंगी। ढाका के शीर्ष राजनयिक ने इसकी पुष्टि की है। ये कदम दोनों देशों के बीच संपर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच कोई सीधी उड़ान सेवा नहीं थी। न्यायपालिका में सुधार को लेकर भी एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJS) बड़ी को फिर से लाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट इस याचिका पर विचार करेगा। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में NJS बड़ी को रद्द करना एक गलती थी, क्योंकि इसने लोगों की इच्छा की जगह जजों की राय को अहमियत दी। गौरतलब है कि NJS बड़ी में जजों की नियुक्ति में सरकार की भी भूमिका तय की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लाल किला विस्फोट मामले में NIA ने मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी को पनाह देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सोयब है और उसे फरीदाबाद से पकड़ा गया। यह विस्फोट 10 नवंबर को हुआ था। जांच एजेंसी का कहना है कि सोयब ने हमले से ठीक पहले मुख्य आरोपी को शरण दी थी और उसकी मदद की थी। राजनीति में धर्म और वोट बैंक की चर्चा अक्सर होती है। केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने एक बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम मंत्री इसलिए नहीं है क्योंकि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देता। कोझिकोड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर समुदाय पार्टी का समर्थन नहीं करता, तो प्रतिनिधित्व की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुस्लिम कांग्रेस को वोट क्यों दे रहे हैं जबकि बीजेपी ने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अतीत में बीजेपी और NDA में मुस्लिम मंत्री रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन ने एक नया और विवादित मोड़ ले लिया है। इंडिया गेट पर दिल्ली फॉर क्लीन एयर बैनर तले हो रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक पुलिस कार्रवाई और नक्सल लिंक के आरोपों में घिर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर माओवादी कमांडर के समर्थन में नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने हिरासत में लिए गए छात्रों के साथ मारपीट की, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं पुलिस ने 2 FIR दर्ज की हैं जिनमें प्रदर्शनकारियों पर नक्सल समर्थक नारे लगाने और रास्ता रोकने का आरोप है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि प्रदूषण जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इसे गलत रंग दिया गया। जातिगत भेदभाव की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक दलित दूल्हे की बिंदोली यानी बारात को पुलिस सुरक्षा में निकालना पड़ा। मामला लक्ष्माखेड़ी गांव का है, जहां राजपूत समाज के कुछ लोगों ने कथित तौर पर दलित परिवार का रास्ता रोक दिया और जाति सूचक गालियां दी। दूल्हे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जब वे बिंदोली निकाल रहे थे, तो गांव के ही कुछ दबंगों ने इसका विरोध किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा घेरा बनाया और रस्म को पूरा करवाया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। धार्मिक यात्राओं में स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। केरल के सबरीमाला तीर्थ यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से होने वाली मौतों ने प्रशासन को चिंतित कर दिया है। इस साल यात्रा शुरू होने के महज 8 दिनों में ही 8 श्रद्धालुओं की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चढ़ाई बहुत खड़ी है और कई श्रद्धालु पहले से ही बीपी या शुगर जैसी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। ऐसे में बिना रुके चढ़ाई करना जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे बीच बीच में विश्राम करें और अपनी दवाएं साथ रखें। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक लीक कॉल ने हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी स्टीव विटकॉफ और रूसी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत लीक हो गई है। इस लीक ऑडियो में विटकॉफ कथित तौर पर क्रेमलिन को ट्रंप के करीब आने के तरीके बता रहे थे। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इतनी संवेदनशील कॉल लीक किसने की। विशेषज्ञों का मानना है कि यह काम अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के भीतर से ही हो सकता है, जो ट्रंप के कुछ सहयोगियों के रूस प्रेम से नाखुश हैं। रूस ने भी इस रिकॉर्डिंग की पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने इसके कुछ हिस्से को फर्जी बताया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अमेरिका ने चिंता जताई है। एक प्रमुख अमेरिकी सेनेटर ने कहा है कि पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई समुदायों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि जबरन धर्मांतरण और ईशनिंदा के झूठे आरोपों में भीड़ द्वारा हत्या के मामले चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार भेदभावपूर्ण नीतियों के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता को दबा रही है। अब बात करते हैं शिक्षा जगत से जुड़े एक गंभीर विश्लेषण की। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर पर छात्र नेता द्वारा किए गए हमले और उस पर प्रशासन की प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है। जाने माने प्रोफेसर अपूर्वानंद अपने लेख में बताते हैं कि कैसे DDUSU की एक पदाधिकारी ने एक शिक्षक पर हमला किया और फिर उसे सही ठहराने के लिए शिक्षक पर ही आरोप लगा दिए। प्रशासन ने आरोपी छात्रा को केवल 2 महीने के लिए निलंबित किया, जिसे कई शिक्षक नाकाफी मान रहे हैं। विश्लेषण में सवाल उठाया गया है कि क्या शिक्षक अब इतने कमजोर हो गए हैं कि राजनीतिक रसूख वाले छात्रों के सामने प्रशासन भी नतमस्तक है। ये घटना विश्वविद्यालयों में गिरते अनुशासन और बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप की ओर इशारा करती है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे सामने है। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह ने अपने लेख में आत्मनिर्भर भारत के दावों की हकीकत बयां की है। उनका कहना है कि रक्षा विनिर्माण में भारत अभी भी आयात पर बुरी तरह निर्भर है। लेख में एक घटना का जिक्र है जहां सेना के अधिकारियों ने उद्योग जगत से सीधा सवाल किया कि वे बिना आयातित कलपुर्जों के कितने उपकरण दे सकते हैं, और जवाब निराशाजनक था। यहां तक कि तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी कहे जाने वाले हथियारों में भी विदेशी इंजन और कलपुर्जों की भरमार है। CDS अनिल चौहान ने भी उद्योग जगत को फटकार लगाते हुए कहा है कि स्वदेशी का टैग लगाकर सेना को गुमराह न किया जाए, क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अंत में एक बड़ी कूटनीतिक खबर। भारत ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसे बांग्लादेश से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की जांच कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है। शेख हसीना पिछले साल बांग्लादेश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और वहां के ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और उनकी वापसी की मांग की है। भारत ने कहा है कि वो बांग्लादेश के लोगों के हितों और वहां की स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हरकारा का यह अंक आपको कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर भेजें। शोर कम, रोशनी ज़्यादा इसी मंत्र के साथ फिर मिलेंगे हरकारा के अगले अंक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।